जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस नई भर्ती जो कि 23,391 पद पर आई है, इसके लिए नए सिलेबस पर आधारित जो कि आपसे क्लास 10th लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, उसको हम आज की इस वीडियो में कवर कराऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपका पहला है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यहीं से पता लगा पाइएगा कि क्लास 10th लेवल का जो प्रश्न पूछा जाएगा इस बार के कांस्टेबल एग्जाम में, ये आपका कैसा प्रश्न रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे देखिएगा और जो भी प्रश्न आप पहले से जानिएगा उस प्रश्न को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बिहार पुलिस नई भर्ती, अब की बार वर्दी हमार। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? दोस्तों, हम आपके लिए 3 सेकेंड का समय लगा रहे हैं। आप चाहे तो 3 सेकेंड में आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न है आपका, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? चलिए जानते हैं। आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल की बात करें तो ये आपका सोन नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। लेकिन आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है, बिहार राज्य में जो सबसे लंबा रेल पुल सोन नदी पर बना है, इसकी लंबाई कितना है? तो ध्यान रखिए, 4,556 मीटर है और ये पुल जो है दीघा और सोनपुर को जोड़ती है। आगे चले, अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित किया गया था 1980 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जितने लोग किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपका देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करने के बारे में बताता है? तो संविधान का अनुच्छेद 48 का ए कहता है। तो ध्यान रखिए, वन संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका 1980 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे चले, अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर हवा लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सांस लेना। तो बिल्कुल आसान है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सांस लेना। तो देखिए, 10th लेवल का आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है इसी लेवल का प्रश्न पूछेगा, 10th लेवल का, जो कि आपका इस बार सिलेबस में दिया गया है। तो आप लोग बढ़िया से देखते चलिए सभी प्रश्न को, और जो भी प्रश्न जानते हैं तो उसका आंसर आप लोग जरूर करें। यहाँ पे देखिए, चौथा प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध यानी कि ये जो महक होता है एसिटिक अम्ल का, ये किसके समान होता है? तो ये सिरका का समान होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, एसिटिक अम्ल की गंध जो है मुख्य रूप से सिरका जैसा दिखता है और एसिटिक अम्ल एक रंगहीन तरल है और इसमें तीखी और खट्टा स्वाद होता है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पहली जैन संगीति कहाँ हुई? देखिए, आपसे जैसा जैसा प्रश्न पूछा जाएगा हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। जैसे कि ये देखिए, बिहार से संबंधित है, ये इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिहार में पहली जैन संगीति की बात करें तो ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र यानी कि राजधानी पटना में। ऑप्शन नंबर सी। ठहरिए, आपसे यहाँ तक ही नहीं, आपसे ये भी पूछ लेगा कि बिहार में पहली जैन संगीति जो हुआ था पटना में यानी कि पाटलिपुत्र में, ये कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में। आगे चले, जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिरा था? परमाणु बम जो है जापान के हिरोशिमा में गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला देखिए, ये आपका साइंस का प्रश्न है। देखिए, हम आपको मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं जैसा कि आपका सिलेबस में बताया गया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? यानी कि एसी को डीसी में जो परिवर्तित किया जाता है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल होता है? तो दिष्टकारी।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए ऑप्शन में अगर आपको हिंदी में दे देगा तो आप फंस जाइएगा दिष्टकारी, लेकिन यही आपका इंग्लिश में रहता रेक्टिफायर, तो तुरंत कर लीजिएगा। तो रेक्टिफायर को हिंदी में क्या कहते हैं? दिष्टकारी। और रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है। अगला देखिए, ये है आपका हिस्ट्री का प्रश्न। एजरा कप, ये जो है आपका घोड़ा पर राजा महाराजा द्वारा पहले खेला जाता था। एजरा कप का संबंध जो है किस खेल से है? एजरा कप जो है ये घोड़ा पर खेला जाने वाला राजा के द्वारा एक खेल था। ये जो है पोलो से संबंधित है आपका एजरा कप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ध्यान रखिए, पोलो खेल जो है आपका घोड़ा से संबंधित है, ठीक ना। और ये जो है पोलो जो है, पोलो के क्षेत्र में आपका एक एजरा कप मिलता है। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में कौन से कथन सही है? चलिए यहाँ पे सभी ऑप्शन को पढ़िए और बताइए बिहार के पर्यटन स्थल जो है इन 5 ऑप्शन में कौन सही है। तो देखिए बारी बारी से ऑप्शन को पढ़िए। काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में है, बिल्कुल यहीं पे है, योगनगरी मुंगेर में आपका भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सभी को कीजिए। वैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में ऑप्शन 4 ही रहता है, ये जानकारी के लिए हमने अलग से जोड़ दिया है। ऑप्शन ई को यहाँ पे कीजिए, यानी कि ये सभी के सभी सही है। आगे चले, पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? पौधे द्वारा जो है खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये होगा आपका स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए स्टार्च जो है वह भोजन है जो पौधों की पत्तियों में जमा हो जाता है। अगला देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क ये आपका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर का स्टडी को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए हिंदी में दिया गया है इसलिए आप फंस रहे हैं। वैसे कैंसर के अध्ययन को जो है ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी, और इसको हिंदी में अबुरद विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ देख लीजिए, अबुरद विज्ञान जो है आपका सही जवाब है, और इंग्लिश में ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन है? हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन की बात करें तो यहाँ ग्लोबिन है, तो वैसे भी ग्लोबिन ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अंडों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ एग्स। अंडा जो है इसके स्टडी को क्या कहते हैं? ऊलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऊलॉजी। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग इस वेबसाइट पर www.dailystudy.co.in पर जरूर जाइएगा। यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट फ्री में, यानी कि बिल्कुल फ्री में आपको मॉक टेस्ट जो है आपका सिलेबस के अनुसार वहाँ पे फुल प्रैक्टिस जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बिल्कुल टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। आपको कहीं पे खरीदने या फिर परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग जाइएगा वीडियो खत्म होने के बाद www.dailystudy.co.in। चलिए आगे चलते हैं, किस किताब में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? देखिए इतिहास में बहुत क्वेश्चन है, सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपका बिहार से संबंधित है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्र का नाम है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है इंडिका किताब में है, ऑप्शन नंबर सी। अब एक प्रश्न ये बन जाता है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या आंसर कीजिएगा? मेगास्थनीज जो है आपका इंडिका पुस्तक के लेखक है, और इसमें जो है आपका पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में व्याख्या की गई है।
आगे चले, सूखी बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? सूखी बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो ये होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे चले, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 में जो है बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए 25 जुलाई 1857 को पटना के दानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिक की कमान जो है वीर कुंवर सिंह ने संभाली थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? एक दो प्रश्न जो है आपका बुक एंड ऑथर से पूछा जा सकता है। तो हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक जो है सत्या नडेला है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे चले, जैगरोस पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए ये ज्योग्राफी का प्रश्न है आपका। जैगरोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो जैगरोस पर्वत की बात करें ये आपका ईरान में है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला देखिए, भंडारण बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? यानी कि स्टोरेज बैटरी में जो है इस्तेमाल किया जाने वाला एसिड होता है उसका क्या नाम है? तो सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, एक शेर किसका उदाहरण है? शेर, ठीक है, ये किसका उदाहरण है? तो ये होगा आपका परपोसी का। ऑप्शन नंबर सी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये शेर जो है परपोसी का उदाहरण है, ये परपोसी क्या है? परपोसी जो है एक ऐसा जीव होता है जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है और अपने भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है। जैसे कि शेर जो है जंगल में क्या खाएंगे? कोई छोटा जानवर को खाएंगे। तो यही हुआ आपका परपोसी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 2 अक्टूबर। और महात्मा गांधी जी के साथ साथ जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिन इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? देखिए ये प्रश्न आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत आसान है, वैसे प्रश्न आसान है लेकिन यहाँ पे कुछ घुमा के प्रश्न पूछेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किया था। कब? 1942 में। तारीख क्या थी? 8 अगस्त। कहाँ से शुरू हुआ था? बॉम्बे के गोवालिया टैंक से, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न ये तो आप जानते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। लेकिन प्रश्न ऐसे पूछेगा कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो यही है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। और इनके साथ साथ भगवान के हाथों भारत छोड़ो, ये भी नारा जो है गांधी जी ने दिया था, यही भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। आगे चलें, महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा पदक लौटा दिया था? महात्मा गांधी जी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के पहले कैसर ए हिंद का जो है इन्हें पदक दिया गया था। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को आपने पढ़ा है इतिहास में कि अमृतसर में जो है जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तो उसके बाद जो है महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया था। और इनके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान के लेखक हैं, इनको मिला था नाइटहुड की उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर जी भी जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित माइकल ओ डायर थे, ठीक है। और माइकल ओ डायर की हत्या कब हुई? 1940 में। किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न
किस तरीके से घुमा घुमा के पूछेगा। जयप्रकाश नारायण जो कि लोकनायक के नाम से जाना जाता है, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। वो वर्ष आपसे पूछ लेगा कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जयप्रकाश नारायण को, वो वर्ष क्या थी? 1999। वैसे याद ऐसे रख लीजिएगा, कारगिल का युद्ध हुआ था ना भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में, इसी वर्ष जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1965 में जो है इन्हें लोक सेवा के लिए मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय राज्य की यानी कि इंडिया के कोई भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? इंडिया में कोई भी राज्य की बात हो रही है तो ये आपका सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश में यानी कि भारत के लिए किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन कब था? 13 फरवरी को, ठीक है, यानी कि 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। और सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली। और सरोजिनी नायडू को जो है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। और 2 मार्च 1949 को लखनऊ में इनका निधन हो गया था। और यहाँ पे ठहरने की आपको ज़रूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है यानी कि इंटरनेशनल वीमेन डे कब मनाया जाता है, तब आंसर आप कीजिएगा 8 मार्च, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न ऐसे पूछा है और कंफ्यूज हो गया था स्टूडेंट कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में 8 मार्च भी था और सभी ने 8 मार्च को किया, लेकिन गलत है, क्योंकि हमने क्या बताया और आप भी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें ना तो यही है सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। तो सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ? 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंडिया के अंदर मनाया जाता है महिला दिवस, और पूरे वर्ल्ड में 8 मार्च। तो 13 फरवरी और 8 मार्च में कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे इसको याद रखने के लिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। एक दिन पहले इंडिया में जो है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन बिहार के कृषक नेता थे? कृषक मतलब क्या? एग्रीकल्चर से संबंधित इनमें से कौन सा नेता थे? तो ये होगा आपका स्वामी सहजानंद जी, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आप देखिए प्रश्न को गौर से, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, ठीक है। और बिहार किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में सहजानंद दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 19 अप्रैल को, ठीक है। किस नेता ने कारावास के दौरान यानी कि कारावास मतलब क्या? जेल काटने के दौरान जो है कौन सा नेता था जो कि भारत की खोज पुस्तक लिखी है? भारत की खोज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब तो याद आ गया होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जो है ये जेल काटने के दौरान जो है भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री का जन्म कब है? 14 नवंबर 1889 को। कहाँ? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज, जो कि अब जाना जाता है। शेर शाह सूरी ने बिहार की राजधानी पटना को कब बनाया? शेर शाह सूरी का मकबरा की बात आपसे पूछा जाए तो सासाराम है, आप लोग जानते हैं। सासाराम जो है रोहतास जिला का जिला मुख्यालय है और यहीं पे शेर शाह सूरी का मकबरा है, ठीक है। और शेर शाह सूरी ने बिहार की राजधानी पटना को 1541 में बनाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चले, अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है इसको क्या कहा जाता है? अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ये सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़िए और बताइए कि बिहार में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है।
तो मैग्नीज, पाइराइट, चूना पत्थर, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। लोकटक एक क्या है? ठीक है, लोकटक जो है आपका, ये आपका एक प्रकार का झील है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब कीजिए। तो देखिए आपको बता दें, लोकटक एक आपका झील है और ये लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की यानी कि मीठी झील है। और लोकटक झील जो है किस राज्य में है? मणिपुर में है। ठीक है, सेवन सिस्टर्स के अंदर। और ये कहाँ पे है मणिपुर में? मोइरांग एक जगह है, यहीं पे है। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा जो है आपका भारत के सिक्किम राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दुनिया की तीसरी बात हो रही है, ठीक ना, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत जो है आपका कंचनजंगा है और इस पर्वत शिखर की ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है और ये नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। सिक्किम अपना इंडिया। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल क्या है? देखिए सभी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का आपसे नहीं पूछा जाएगा क्षेत्रफल या उसके बारे में, कुछ जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लक्षद्वीप अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये इतिहास से बहुत ताल्लुक़ रखता है। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है और लक्षद्वीप का पुराना नाम ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो लक्षद्वीप का पुराना नाम जो है लैकाडाइव है और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो प्रश्न बन गया ना, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप, जो कि पुराना नाम लैकाडाइव है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। ठीक है, और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती है। और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का गठन जो है कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। लक्षद्वीप का क्या मतलब है? 1 लाख द्वीप। ठीक है, और लक्षद्वीप जो है किस उच्च न्यायालय यानी कि लक्षद्वीप किस हाईकोर्ट के अंदर आता है? केरल हाईकोर्ट के अंदर। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है। ध्यान रखिए 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 4 प्लस कीजिएगा हो जाएगा 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था, नेतृत्व किया था अंबिका कांत सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अंबिका कांत सिंह जो है 1930 में पटना में नमक सत्याग्रह का अगुवाई की थी। चलिए आगे चले, अगला प्रश्न है माउंट गोडविन। ठीक है, माउंट गोडविन ऑस्टेन का दूसरा नाम क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। K2 से याद आया, K2 का दूसरा नाम है माउंट गोडविन ऑस्टेन। ठीक है, और K2 जिसका कि दूसरा नाम माउंट गोडविन ऑस्टेन है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बिहार विधानसभा के पहले चुनाव के दौरान कितने सीटें थी? घबराइएगा मत, यहाँ पे उस वक्त की बात हो रही है। 243 तो अभी छट गया, क्यों? क्योंकि वर्तमान में है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बिहार विधानसभा के पहले चुनाव के दौरान। कहने का मतलब जब बिहार और झारखंड एक साथ था, उस वक्त जब चुनाव हुआ था, उस वक्त कितना सीटें था विधानसभा की? 243 वर्तमान में है, ये होगा नहीं। बाकी के बच्चे तीन ऑप्शन में 330 सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बिहार में पहला विधानसभा का चुनाव कब हुआ था, ये भी तो प्रश्न बनता है। 1952 में हुआ था। उस वक्त कितना सीटें था? 330। और बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या वर्तमान में कितना रह गई? 243। वर्तमान मतलब क्या? जब बिहार झारखंड मिला था 1952 में, उस वक्त 330 था। 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। उसके बाद जो है बिहार में 243 सीट अभी रह गई है। और बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 75। क्या है? बिहार विधान परिषद, ना कि विधान सभा। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। 75 हो गया। लोकसभा में बिहार से कुल कितने सीटें आती है? 40। और राज्यसभा की कुल सीटें 16 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 क्या है? आईपीसी का नाम आपने सुना होगा। आईपीसी मतलब इंडियन पैनल कोड। ठीक है, इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी 376 क्या है? 376 के तहत ये वाला देख रहे हो क्या है?
बलात्कार के लिए सजा दी जाती है? 376। राज्यसभा मनी बिल पर अपनी सहमति कितने दिन के लिए रोक सकती है? राज्यसभा मनी बिल पर अपनी सहमति 14 दिन के लिए रोक सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अच्छा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनी बिल की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 110। ठीक है, और एक मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित पहलुओं में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया है? जिसे संविधान की आत्मा, ये सब पढ़े होंगे तो ये भी प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवीनतम तत्व के रूप में राजनीतियों के निर्देशक सिद्धांत को वर्णित किया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 32 यानी कि 32 को संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। देखिए, एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं। आगे चले, भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि साफ कहे जीएसटी कब लागू किया गया था? वैसे एक प्रश्न पूछा गया था, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य भारत का, तो ये आपका असम है। ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया है, 2018 या फिर 17 में इसे पूछा गया है। तो भारत में जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को, और सबसे पहले असम ने लागू किया था राज्य में, कोई भी राज्य की बात हो तो। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है संविधान का, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय काल आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो देखिए, राष्ट्रीय का आपातकाल कब लगाया गया था? 25 जून 1975 को। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये आपका करीब 21 महीने के लिए लगाया गया था। यहाँ पे VVI क्वेश्चन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि जिस वक्त भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। लेकिन एगो ऐसे भी पूछ लेगा कि जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंडिया में 25 जून 1975 को, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। अच्छा, देश में कितने प्रकार के आपातकाल लागू हो सकते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। दूसरा है आपका संवैधानिक आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये जो है आपका अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। देखिए, अनुच्छेद अक्सर पूछा जाता है आपातकाल से। देखिए, 352 से शुरू होता है। ठीक है, और इसमें बार 4 जोड़ दीजिए। 4 हो गया आपका 356, फिर 4 जोड़िए 360, तो है ना 352, 356, 360। पहला हो गया 52 वाला राष्ट्रीय आपातकाल, 56 वाला हो गया संवैधानिक आपातकाल, और तीसरा हो गया 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आगे चले, किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? सोयाबीन राज्य जो है ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, सोयाबीन को और किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण सेम के रूप में जाना जाता है, और ये मध्य प्रदेश सोयाबीन राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल की कटोरा की यहाँ पर बात हो रही है तो ये होगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। वैसे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? यही है आपका आंध्र प्रदेश, और चावल का कटोरा भी इसे ही कहा जाता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया राजधानी बनाया गया है। वैसे तो इनकी पहले 3 राजधानियाँ थी, लेकिन इसे अब जो है अस्थायी रूप से एक राजधानी बना दिया गया है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंट दे देता हूँ, पट्टनम है, उसके आगे लगा दीजिए कौन सा पट्टनम है। भारत में गरीबी आकलन किसके द्वारा किया जाता है? गरीबी
यानी जो इंडिया में होता है गरीब परिवार फैमिली, उसका आकलन यानी कि गणना वो कैसे की जाती है, नीति आयोग की टास्क फोर्स की मदद से जो है गरीबी का आकलन इंडिया में किया जाता है। यहाँ पे बात हुई है नीति आयोग। नीति का पूरा नाम क्या होता है? द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। ध्यान रहे नीति आयोग जो है ये 1 जनवरी 2015 से पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन नाम चेंज हुआ नीति आयोग, तो ये 1 जनवरी 2015 को यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। और हेड क्वार्टर्स नई दिल्ली है और चेयरपर्सन नीति आयोग के नरेंद्र मोदी है। साफ कहने का मतलब ये है नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा वही होंगे प्रधानमंत्री, यानी कि जिस वक्त जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। तो वर्तमान में चेयरपर्सन अभी कौन हो गए? नरेंद्र मोदी, यानी कि ये अभी प्रधानमंत्री है इसलिए। ठीक है, प्रधानमंत्री चेंज होगा, नीति आयोग का चेयरपर्सन भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए, ये आपका बिहार का नक्शा खोजिए बढ़िया से, यहाँ पे देख लीजिए। और वैसे आपको ज्योग्राफी पढ़ने से पहले इसको आप देख लीजिएगा। मैप से संबंधित प्रश्न, किस प्रदेश से बिहार की सीमाएं नहीं लगी है? नहीं लगती है, 4 ऑप्शन दे देगा, जिनमें कि 3 ऑप्शन बिहार से सटा रहेगा और 1 नहीं रहेगा। तो मैप एक बार जरूर देख लीजिए। तो यहाँ है आपका बिहार। ठीक है, बिहार के इधर देखिएगा उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ पे आपका झारखंड है, इधर है आपका पश्चिम बंगाल। ये तो तीनों ऑप्शन में है, यानी कि ये आपका सटा है। मध्य प्रदेश देखिएगा बिहार से जो है थोड़ा दूर है, यहाँ पे मध्य प्रदेश, इसका बाउंड्री यहाँ से कहीं पे नहीं लगता है। तो मध्य प्रदेश आपका बिहार की सीमा नहीं लगता है। ठीक है, और इधर आपका बिहार का इधर हो गया आपका क्या? नेपाल हो गया। तो कौन कौन सी राज्य लगता है बिहार के साथ? उत्तर प्रदेश, झारखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इधर हो गया आपका नेपाल। ठीक है, उष्मा की SI इकाई क्या है? यानी कि उष्मा की SI यूनिट क्या है? तो ये होगा आपका जूल, ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा गांधी नहर किन 2 राज्यों में है? इसको लेकर काफ़ी विवाद भी होता रहता है, इसलिए ये आपका ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी नहर जो है आपका पंजाब और राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? गुजरात और मध्य प्रदेश में जीवन रेखा के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है, लाइफ लाइन इंग्लिश में। वैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में सुना होगा, लाइफ लाइन इस्तेमाल कीजिएगा, तो वही है यहाँ पे जीवन रेखा, लाइफ लाइन के नाम से जो है ये आपका जाना जाता है गुजरात और मध्य प्रदेश का कौन? नर्मदा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, मेगास्थनीज जो है एक पुस्तक लिखा है इंडिका। ठीक है, इस पुस्तक में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है, और ये मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसने जो है आपका इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, जिसमें कि पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में व्याख्या की है। तो ध्यान रखिए मेगास्थनीज को। अब एक प्रश्न आपके लिए है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और ये आपको सेशन यानी कि ये वीडियो जो है आपका, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अंत में बता दें कि आप लोग इस वेबसाइट पर जरूर जाइए अभी तुरंत, www.delhistudy.co.in। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट यानी कि फ्री में टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बिहार से संबंधित जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांस्टेबल के लिए, आप जरूर जाइए यहाँ पे www.delhistudy.co.in। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। स्टडी से रिलेटेड जो भी आप लोग का फ्रेंड होगा जो कि बिहार पुलिस या फिर कोई भी कंपटीशन का तैयारी करता हो, तो इसे आप जरूर शेयर कीजिए, एक शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक तो बनता है कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।